A very warm welcome to everybody. So this part of the video में हम discuss करेंगे 1.3 Conquest, Disease and Trade. Very easy. It's little long but no worries. It's very easy. I hope I make you understand it line by line. Let's start. अगर आपको previous videos में you've not able to understand anything, please you can share. Now let's start. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America. इसका मतलब क्या है, जो हमारी दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, वो बहुत छोटा हो गया क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत आसान हो गया. अब बहुत टाइम नहीं लगता था, अब रूट्स ढूंढने नहीं पड़ते थे क्योंकि रूट्स पता थे कि ये सिल्क रूट है, ये लैंड से जाना या रेड सी से जाना, कैस्पियन सी से जाना, मेडिटेरेनियन सी से जाना. अब क्योंकि बहुत आसान हो गया था बिकॉज एंसेस्टर्स, बिकॉज क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, इन लोगों ने रास्ते ऑलरेडी ढूंढ दिए हैं, तो स्ट्रगल बहुत कम हो गया था. इसी वजह से जो यूरोपियन सेलर्स थे अब वो सी रूट से एशिया आते थे, एशिया से फिर अमेरिका चले जाते थे, तो दुनिया बहुत छोटी हो गई, श्रैंक हो गई. बहुत सेंचुरीज पहले, फॉर सेंचुरीज बिफोर, इंडियन ओशन हैड known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc., crisscrossing its waters. The Indian subcontinent was central to these flow and a crucial point in their networks. The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. इन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया जो था, इंडियन ओशन बहुत ज़रूरी था. मतलब क्या इस बात का, ये देखिए, ये आपका इंडिया है, इट इज़ इन द मिडल, इज़न्ट इट, इट इज़ इन द मिडल. ये जो है बहुत मिडिल में है. अगर आपको यूरोप से चाइना को जाना है तभी भी आपको इंडियन ओशन से क्रॉस करना पड़ेगा. दिस इज़ योर इंडियन ओशन, दिस, ठीक है. अगर आपको अफ्रीका से इंडिया जाना तो भी आप इंडियन ओशन से जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया से आपको नॉर्थ अमेरिका जाना तभी भी आप जाएंगे. तो इंडियन ओशन बहुत एक मिडिल पाथ बन गया था इनके लिए कि यहाँ से तो गुजरना ही पड़ेगा. प्लस इंडिया किस चीज़ से कनेक्ट नहीं करता. आप देखिए, इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, इंडिया चाइना से कनेक्ट करता है, इंडिया आपके डायरेक्ट सी रूट है यहाँ से अफ्रीका तक, डायरेक्ट यूरोप तक. ये रेड सी से जाते हैं ना, जब ये रेड सी है यहाँ से सीधा जाके आप यूरोप में चले जाएंगे. तो इंडिया बहुत नोडल हो गया था, ठीक है. नेक्स्ट, before its discovery, America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of years. क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब तक अमेरिका को गलती से एक्सीडेंटली नहीं ढूंढ दिया था तो अमेरिका को कोई पूछता भी नहीं था, अमेरिका को कोई जानता भी नहीं थे ऑब्वियसली. लेकिन 16th सेंचुरी से its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ये हैं जो क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने जब अमेरिका गलती से ढूंढ दिया, उसके बाद अमेरिका ने स्टोरी ही बदल दी पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्रेड की. कैसे? प्रेशियस मेटल, बहुत महंगे महंगे मेटल्स, गोल्ड, फिर सिल्वर, माइंस से, पेरू से, मेक्सिको से यूरोप आते थे, एशिया आते थे. लेजेंड्स कहते हैं, legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off in the search of El Dorado, the fabled city of gold. हुआ क्या था कि लोग जो थे ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, या जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका गलती से ढूंढा था, जब क्रॉप्स नहीं पता थे, जब ग्लोबलाइजेशन बहुत स्टार्टिंग का फेज़ था, तो लेजेंड था. लेजेंड का मतलब होता है वो कहानियाँ, जो कहानियाँ होती हैं जिसका हमको पता नहीं है वो सच है या झूठ है. मोस्टली वो एक बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, दैट इज़ मोस्टली फिक्टिशियस. लेकिन एक लेजेंड, अफवाह फैली थी कि साउथ अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में, नॉट श्योर, साउथ अमेरिका की बात होगी, साउथ अमेरिका में ना एल डोराडो नाम की जगह है. एल डोराडो लिटरली उसका मतलब होता है फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब एक ऐसा शहर जहाँ पर बहुत सारा सोना है. तो लोग जो यूरोप में रहते थे, जो अफ्रीका में रहते थे, जो एशिया में रहते थे, वो कहने लग पड़े कि हमको भी वो गोल्ड चाहिए, हम भी तो उसमें से गोल्ड लेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे. तो बहुत सारे लोग, मैनी एक्सपेडिशंस, बहुत सारे लोग लंबी लंबी वॉयेजेस पे गए, सफ़र पे गए कि हम भी वो एल डोराडो सिटी ढूंढ के रहेंगे और अमीर हो जाएंगे. लेकिन फिर पता लगा कि ऐसी सिटी कोई भी नहीं है और ये सिर्फ एक लेजेंड है. एंड प्लस एक मूवी भी बनी है इस पर, आई थिंक दिस समथिंग द रॉक की मूवी है, फाइंडिंग द कॉन्क्वेस्ट में कुछ ऐसा है, उसमें भी वो एल डोराडो ढूंढते हैं.
जुमांजी जैसी बुक मूवी है वो, ठीक है। पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, मतलब क्या है, बहुत मुश्किल है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। कह रहे हैं जब पोर्टुगीज़ और स्पेनिश ने अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया था ना, तब इट वॉज डिसाइसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। हाँ, अमेरिका जो था वो स्पेन और पोर्टुगीज़ ने पहले कॉन्कर किया था। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया कॉन्कर किया था, उसी तरीके से पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश पीपल अमेरिका पे राज करते थे। तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. It was the germs, such as those of smallpox, that carried from person to person. वो कहते हैं कि जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे ना, वो कैसे कॉन्कर करते थे, वो कोई मिलिट्री पावर का यूज़ नहीं करते थे, वो वहाँ के लोगों को बीमार कर देते थे जर्म्स फैलाकर, जो स्पेनिश पीपल दूसरों को फैलाते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस दैट केम फ्रॉम यूरोप। और अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वो कभी भी अपने घरों से, वो कभी भी करीबियन से बाहर निकले ही नहीं। और क्योंकि वो कभी बाहर निकले ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई, ठीक है। लेकिन स्पेनिश वाले लोग जो थे वो लंबे लंबे सफ़र करते थे, कच्चा कच्चा खाना खा लेते थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जब स्पेनिश पीपल कोई भी अमेरिका वाली कॉलोनी को कॉलोनाइज़ करते थे तो अमेरिकन तो बीमार हो जाते थे, तो स्पेनिश पीपल उन पर आसानी से राज करते थे, अपने बच्चे करते थे, पॉपुलेशन, स्पेनिश पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि अमेरिकन तो बीमार है ना। और कौन सी बीमारी ज़्यादा फैली थी? स्मॉल पॉक्स की, ठीक है जी। इन पर्टिकुलर प्रूव्ड डेडली किलर, और स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर प्रूव होता था। वो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में मार देता था कि क्या पूछे। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज एंड पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। जो स्मॉल पॉक्स था वो स्पेनिश पीपल जब वो अपने जर्म्स फैला देते थे तो पूरी पूरी कॉलोनी स्मॉल पॉक्स के अंदर आ जाती थी। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which conquerors were mostly immune. हुआ क्या, जब स्पेन एंड पोर्टुगीज़ लोग अमेरिका को कॉलोनाइज़ करते थे ना, अमेरिका की इम्यूनिटी वीक थी, बहुत वीक थी, और स्पेन और पोर्टुगीज़ वाले लोगों की बहुत अच्छी इम्यूनिटी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये स्मॉल पॉक्स जैसे जर्म्स जब ये फैलाते थे ना, तो अमेरिकन्स का तो नुकसान होता था क्योंकि वो सह नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट इट। लेकिन स्पेन और पोर्टुगल के लोग वहाँ पर बहुत मस्त रहते थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो इम्यून थे, उनको वो डिज़ीज़ उतनी ख़तरनाक तरीके से अटैक नहीं करता। इसीलिए पॉवर्टी और हंगर यूरोप में बहुत हो गई। अरे घर में जब सब बीमार हैं तो कमाएगा कौन? तो कहाँ पॉवर्टी तो आएगी, गरीबी तो आएगी। पूरी पूरी शहरों में डेडली डिजीज़ फैल जाते थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती थी। रिलीजियस डिसेंटर का मतलब क्या होता है? वो लोग जो रिफ्यूज़ करते हैं कि हमको ये धर्म नहीं मानना। बहुत सारे रिलीजियस डिसेंटर आ गए थे, उनको परसिक्यूट करते थे। परसिक्यूट का मतलब आपको मैंने बताया था, इतना टॉर्चर करना, इतना हैरास करना कि वो भाग जाएं। इसीलिए जब रिलीजियस डिसेंटर्स को वो परसिक्यूट करने की धमकी देते थे तो वो कहाँ निकल जाते थे? अमेरिका को, ठीक है जी। 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। हुआ क्या था कि 18th सेंचुरी में जो स्लेव्स, जो लेबरर अफ्रीका में उन्होंने कैद की रखी थी, यूरोपियंस उनसे क्या उगवाते थे? कॉटन एंड शुगर। वो बोलते थे इसको उगाओ, ठीक है। फिर ये पैराग्राफ थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लिटिल डिफरेंट है, तो लेट्स